नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलवासा में करीब 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का करेंगे शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीआईएसएफ को अत्याधुनिक तकनीक से किया गया सुसज्जित। सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आयरलैंड दौरा। आज विदेश मंत्री साइमन हैरिस के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कल राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिग्स से की मुलाकात। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने संबंधी याचिका की खारिज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच अगले सप्ताह सऊदी अरब में होगी शांति वार्ता। जेलेंस्की ने वार्ता के सार्थक होने की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आज दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में 2,557 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सिलवासा में एक जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह नमो मेडिकल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गुजरात दौरे पर सूरत में प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। सूरत में लगभग 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। सूरत में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस आयोजन के लिए एक भव्य गुंबद बनाया गया है और अन्य सजावट की गई है। इसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदी सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से अधिक स्व सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं और कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ रहने वाले हैं। इस दौरान सूरत और नवसारी में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री सूरत एयरपोर्ट पहले पहुंचेंगे और यहां से प्रधानमंत्री दमन के सिलवासा जाएंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री सिलवासा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2,580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। सिलवासा से हमारी संवाददाता मेघना देवी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गुजरात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब रहा है, ऐसे में कई विकास परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल भावना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आज उद्घाटन होने वाला है नमो हॉस्पिटल का, वो सबसे ज्यादा अहम एक प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार अगर हम देखें तो पूरा ये यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं गुजरात के, वो कर रहे थे, क्योंकि इतना अत्याधुनिक हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। और खास तौर पर हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी लोगों को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स को बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और ना केवल इसको डॉक्टर्स के लिए फ्रेंडली बनाया गया है, डॉक्टर्स के लिए काम के लिए, सर्जरी के लिए ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि उसके साथ ही जो नमो इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके जो छात्र होंगे, वो जो पढ़ रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के लाइट्स के अंदर ही ऐसे इनबिल्ट कैमराज लगाए गए हैं जो 4K टेक्नोलॉजी से लैस है। तो 4K में उनको क्लैरिटी बहुत जबरदस्त नजर आएगी, जिससे वो सर्जरी को लाइव देख सकेंगे या उसके रिकॉर्डिंग्स को भी बाद में स्टडी कर सकेंगे।
अगर हम देखें तो सर्जरीज जो हैं वो उनके सीधे लेक्चर क्लास में वो अपनी स्क्रीन्स पर देख सकेंगे, तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस छात्रों को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बेशक एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है ये। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए भी अहम है, क्योंकि यहाँ पर पैनल पे सब कंट्रोल्स दिए गए हैं। लाइट्स का कंट्रोल कहें, कितनी देर सर्जरी चली, ह्यूमिडिटी से लेके हर चीज बहुत ही आसानी से कंट्रोल की जा सकेगी। उसके साथ ही एक्सरे रीडर के लिए पैनल्स बनाए गए हैं, जहां पर जी डॉक्टर्स उसी समय वहां पर एक्सरेज हो, एमआरआईज की फिल्म्स भी देख सकते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर्स बड़े आधुनिक बनाए गए हैं। उसके साथ ही तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें कि वाटर सीवेज मैनेजमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ऐसी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत भी जाएंगे मेघना, और जहां खाद्य सुरक्षा संतृप्ति प्रोग्राम, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और लाभार्थियों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए 2.3 लाख, अगर हम देखें 2,30,000 लोगों को इसका फायदा सीधा पहुंचने वाला है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। और फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपके पास तकरीबन 5 किलो तक आपको जो है फूड ग्रेन्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ ही कई ऐसी जो, जैसे अगर हम तुअर दाल की बात करें, चना दाल हो, शुगर हो, शक्कर हो, तो इन सभी चीजों को भी सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा में न केवल अगर हम ये देखें तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा रहा है, बल्कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाएगा कि कम से कम दाम में जो न्यूट्रिशियस जो चीजें हैं, जो राशन है, वो भी लोग खरीद सकें और सब्सिडाइज रेट पर खरीद सकें। तो ये एक बहुत ही अहम पहल है जो सूरत में आज लिम्बायत में जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सिलवासा पहले आएंगे तकरीबन 2 बजे के आसपास, और उसके बाद वो सूरत जाने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है भावना, तो नवसारी में सबसे एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे। लखपति दीदी सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन है, तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं की उम्मीद लगाई जा रही है वहां पर होंगी। तो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जहां पर न केवल महिलाएं जो हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदी से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें भी किस तरीके से आगे योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे में उनको इस साथ भी उनका संवाद होना है। मेघना, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को एक और तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर कर प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। तहव्वुर राणा का कहना था कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे यातना दी जाएगी, क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है। उसने कहा कि उसे अधिक यातना दिए जाने की संभावना है और यह यातना उसे शीघ्र ही मार सकती है। राणा ने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। उसका तर्क था कि अगर प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगी तो वह अमेरिकी अदालतों के दायरे से बाहर हो जाएगा और जल्द मर जाएगा। इन चिंताओं के अलावा राणा ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण से बचने के लिए हर तरह के पैतरे अपना रहा है, लेकिन अमेरिका अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण को रोकने की आखिरी दलील को भी अब खारिज कर दिया है। इससे पहले फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की और कहा कि उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की थी। तो 26/11 में किस तरीके से तहव्वुर राणा आरोपी है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आइए, तो यूएसए में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक कंसल्टेंसी फर्म बनाई तहव्वुर राणा ने। मुंबई में हेडली को लश्कर ए तैयबा पर नजर रखने की बात की। 2009 में हेडली की गिरफ्तारी के तुरंत बाद राणा भी गिरफ्तार हो गया। 26 नवंबर 2008 को 10 लश्कर आतंकवादियों का मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। 17 साल पहले 59 घंटों तक दहल गई थी आर्थिक राजधानी मुंबई। 26/11 को भुलाया नहीं जा सकता। आतंकवादियों ने नाव के जरिए मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में किया था प्रवेश, जिसमें तहव्वुर राणा की थी महत्वपूर्ण भूमिका। कराची से समुद्री रास्ते आए थे और मुंबई के कई नामचीन जगहों पर हुई थी गोलीबारी। आतंकवादियों ने ताज होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट को निशाना बनाया था, इसका कब्जा किया था। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारी हुए थे शहीद इस हमले में। आंकड़ों के अनुसार हमले में 166 लोगों की मौत जबकि 300 से अधिक घायल हुए थे।
इस समय हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतपाल, आप फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं अमृत, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ हो गया। तहव्वुर राणा भारत आएगा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से आगे चलेगा ये कानूनी सिलसिला? देखिए, अब ये जो एसोसिएट जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के रेना कैगान, उन्होंने इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, इमरजेंसी एप्लीकेशन फॉर स्टे। अब इनके पास ऑप्शन है, इनके लॉयर, इनके जो काउंसिल हैं वो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये कोई नया तथ्य नहीं देते या नई अपील किसी और ग्राउंड्स पर नहीं देते तो वहां से भी रिजेक्ट होने की लाइक्लीहुड है। ऑलरेडी पिछले 2 ओकेजन्स पर इनका कोर्ट ऑफ अपील्स और यूएस सुप्रीम कोर्ट से इनकी इमरजेंसी स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। तो वो बेसिकली लीगल पैंतरे अपना रहे हैं। ये क्लियर है कि उनका क्योंकि वो केस निचली अदालत में हार चुके हैं, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील्स में हार चुके हैं, अब वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस तरह की एप्लीकेशंस मूव कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने बताया कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे डोनाल्ड ट्रंप को मिलने, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ किया था कि वो इनको जल्द एक्स्ट्राडाइट करेंगे इंडिया को, और एप्लीकेशंस जो एक्स्ट्राडिशन की हैं उनका भी जल्द भुगतान करेंगे। तो इसलिए अब इनके लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। एक्स्ट्राडिशन ये डिले कर सकते हैं, पर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये भारत में एक्स्ट्राडाइट होंगे। जी, अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील को खारिज कर देता है तो अब भारत में उनके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा। कब तक उम्मीद करी जा रही है कि क्योंकि हर दरवाजा जो है अब उनके लिए बंद होता जा रहा है अमृत, ऐसे में उनके पास विकल्प अब बहुत कम बच गए हैं। हालांकि वो पूरी दलील लगा रहे कि भारत आए तो उनको टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन भारत अगर उनको लाया जाता है उसके बाद कानूनी कार्यवाही का सिलसिला किस तरीके से आगे शुरू होगा? देखिए, ये अक्यूज्ड हैं 2611 में, इनका रोल है कॉन्स्पिरेसी में। एक बार इनकी एक्स्ट्राडिशन होती है तो फिर इनका प्रॉपर ट्रायल होगा, जैसे बाकी अक्यूज्ड का हुआ था 26/11 में, अजमल अमीर कसाब का हुआ था। तो इनका एक प्रॉपर ट्रायल होगा और जिसमें इनको लीगल रेमेडीज हैं भारत में भी। पर अभी तो इनकी ये कोशिश है कि इनकी एक्स्ट्राडिशन किसी ग्राउंड पे रुक जाए, क्योंकि ये जब इन्होंने 2 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी तो इन्होंने एक किंग्स बेंच डिवीजन है हाई कोर्ट लंदन की, उनकी एक 28 फरवरी की रूलिंग दी थी अपने डिफेंस में कि एक आर्म्स डीलर हैं संजय भंडारी, उनकी एक्स्ट्राडिशन यूके कोर्ट ने रोकी थी, ये कहने के कि ये साइट करते हुए कि इनका रिस्क ऑफ टॉर्चर है और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है। तो इन्होंने भी यही एप्लीकेशन लगाई कि उनको यहाँ पे इंडिया में टॉर्चर किया जाएगा और ये यूएस लॉ के खिलाफ है जो इम्प्लीमेंट करता है यूएन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। पर क्लियरली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई मेरिट नहीं देखी और इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। तो ये एक लीगल तरीके होते हैं अक्यूज्ड के पास जिससे वो रेमेडी सीख करता है, पर लगता ये है कि इनके पास अब कोई खास लीगल रेमेडीज बची नहीं है अपनी एक्स्ट्राडिशन रोकने के लिए। जी, बहुत संक्षेप में अमृतपाल आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत सरकार का इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए, ट्रंप से मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप ने भी कहा कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक आदमियों में से एक है। जी, भारत ने लगातार इनको जब इनको बुक किया, इनका रोल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जाना कि इन्होंने कैसे इमिग्रेशन करवाई और डेविड कोल्डमैन हेडली के साथ कनाइव किया और ये कॉन्स्पिरेसी रची 2611 की अटैक्स की। तो भारत ने इनकी एक्स्ट्राडिशन, क्योंकि भारत की यूएस के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उसको परस्यू किया। फिर ये कोर्ट्स गए तो भारत के अटॉर्नीज ने असिस्ट किया, भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनके अटॉर्नीज को असिस्ट किया, लीगल असिस्टेंस दी, जानकारी दी और फिर ये पूरा केस एक लंबा चला और फाइनली यूएस सरकार ने कोर्ट्स ने पहले और फिर सरकार ने एक्स्ट्राडिशन पर अपनी मोहर लगाई।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, इन तमाम जानकारियां हमारे तक साझा करने के लिए। न्यूज़ एट 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के रानीपेट में अरुणाकुलम में CISF के 56वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया और CISF पत्रिका सेंटिनल का विमोचन भी किया। जिन बल सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा पदक और वीरता पदक प्रदान किया गया था, उन्हें अमित शाह ने पदक से अलंकृत किया। इसके साथ ही वो CISF के कई पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने CISF की साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने CISF के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा CISF के बिना संभव नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने CISF के कई पहलों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, जहां CISF के 56वें स्थापना दिवस को गृह मंत्री ने संबोधित किया, जहां कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने CISF के जवान करते। और 1 करोड़ लोगों की आवाजाही देश के औद्योगिक विकास, देश के शैक्षणिक विकास और देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और CISF ने उसको जब से संभाला है, एक भी घटना चूक की नहीं हुई है। हमारे एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहे हैं, हमारी बंदरगाहें भी सुरक्षित रही है, हमारी मेट्रो जो उनके सौंपी गई वो भी सुरक्षित है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने मेडिकल इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराने का जिक्र करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो भी तमिलनाडु में स्थानीय भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे युवा परीक्षा दे पाएंगे। तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे पाएंगे। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। न्यूज़ एट 10 में आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने समकक्ष साइमन हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। नए वाणिज्य दूतावास में खुलने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी बढ़ेगी। कल डॉक्टर जयशंकर अपने 2 देशों के दूसरे चरण में आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचे। उन्होंने आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंग्स से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रपति हिगिंग्स के समकालीन विश्व के विकास संबंधी वाद विवाद पर उनके विचारों की सराहना की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रवाद को मजबूत करने में संस्कृति की भूमिका के बारे में भी बताया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शुभकामना संदेश को राष्ट्रपति हिगिंग्स से तक पहुंचाया।
पंजाब के किसान बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। लुधियाना में कल संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किल और बढ़ सकती है। किसान नेता हरविंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक धरना दिया जाएगा। किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 15 मार्च को खुली बहस की चुनौती भी दी है। इस बहस में 5 किसान बैठेंगे और साबित करेंगे कि किसानों की मांगे पंजाब की सरकार से ही संबंधित हैं। इसके बाद सरकार का रुख देखते हुए बड़े विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना दिवस पर अपने आवास पर जन मिलन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर लोगों से मुलाकात करते हुए रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को 7वें जन औषधि दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जहां भी नियमानुसार जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं उसे खोला जाएगा। दवाइयां लोगों को यदि कम रेट में मिलती है, ये अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति का काम कर रही है। मैं आज इस 7वें जन औषधि दिवस पे ये घोषणा करना चाहती हूँ कि वर्तमान की दिल्ली सरकार जन औषधि के साथ में जुड़ेगी और जहां जहां भी नए आउटलेट हम दिल्ली सरकार के माध्यम से खोल पाएंगे उसको खोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने को लेकर अगले हफ्ते सऊदी अरब में वार्ता होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कल कहा कि वे अगले सोमवार को सऊदी अरब के लिए यात्रा करेंगे और उनकी टीम वहां अमेरिकी अधिकारियों के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के सार्थक होने की उम्मीद जताई। साथ ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की खाड़ी देशों में होंगे लेकिन इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जल्द से जल्द स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अमेरिकी टीम रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति की रूपरेखा पर चर्चा करना चाहती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे संभवतः अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब जाएंगे, जहां वे $1 ट्रिलियन से अधिक के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते में सैन्य उपकरणों की खरीद भी शामिल है। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप सरकार को यूएसएड और विदेश विभाग के साझेदारों को $2 अरब का भुगतान करने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। कल आए इस फैसले से के साथ ही ट्रंप प्रशासन की ओर से विदेशी सहायता पर लगाई गई 6 हफ्ते की रोक भी खत्म हो गई है। ये फैसला ट्रंप सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली ने उन गैर लाभकारी समूहों और व्यवसायों के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्होंने फंडिंग बंद किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। चक्रवाती तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तट के नजदीक पहुंच गया है। ये तूफान ब्रिस्बेन और इसके आसपास के इलाकों से टकराएगा। इस तूफान के आज शाम या कल सुबह टकराने की संभावना है। तूफान के कारण 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से काफी तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं समुद्र में 12.4 मीटर ऊंची लहरें देखने को मिली हैं। चक्रवात के कारण पूर्वी तट पर बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा है और 50,000 से अधिक घरों में बत्ती गुल हो गई है। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर 900 से ज्यादा स्कूलों और सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया है। तूफान के कारण लोगों ने सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में सामान खरीदे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 3,10,000 सैंड बैग और आपातकालीन संसाधन के तौर पर जगह जगह पर रखा गया है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने संघीय आपदा राहत कोष से मदद देने की बात कही है। वहीं ब्रिस्बेन में चक्रवाती तूफान से काफी नुकसान होने की आशंका है। ब्रिस्बेन से लगभग 20,000 घर तूफान की जद में आ सकते हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स में नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और 14 समुदायों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। डबल निमोनिया से जूझ रहे पोप फ्रांसिस ने एक ऑडियो संदेश जारी करके लोगों को उनकी प्रार्थनाओं के लिए दिल से आभार व्यक्त किया है। पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। कल प्रसारित उनका यह ऑडियो संदेश अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पहला सार्वजनिक संबोधन है। पोप के संदेश को वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप के लिए रात्रिकालीन प्रार्थना के दौरान सुनाया गया।
पोप की हालत की स्थिरता को देखते हुए चिकित्सकों ने कहा है कि उन्हें शनिवार तक कोई नई चिकित्सकीय जानकारी देने की उम्मीद नहीं है। स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल इटली में आयोजित होने हैं और इन खेलों को लेकर भारतीय दल अपनी तैयारी को पूर्ण मान रहा है। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा के मुताबिक यह खेल स्पेशल एथलीटों को न सिर्फ एक नई दिशा प्रदान करेंगे बल्कि उनके करियर को भी एक नया रूप देंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप देखिए इस रिपोर्ट को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देख रही हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स को लेकर के भारतीय दल की तैयारी को। मैम, शुरू होने वाला है वो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स, किस तरह से देखती हैं भारतीय दल की तैयारी को और साथ ही साथ कितना मजबूत है इस बार हमारा जो भारतीय दल है? 49 का कंटिंजेंट तैयार है जिसमें 30 एथलीट्स और 19 कोचेज़ हैं जो इस गेम्स में भाग लेने के लिए आगे जा रहे हैं। जो अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं उसमें अल्पाइन स्कीइंग, स्नो शूइंग, स्नो बोर्डिंग, स्पीड स्केटिंग, फ्लोर बॉल जैसी प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन खिलाड़ियों ने पहले भी देश का नाम को गौरवान्वित किया है। अब भी हमारे खिलाड़ी मेडल्स लाके और इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इंडिया में रह करके इनको किस तरह से तैयारी के लिए मंच दिया गया? क्या कुछ वो तैयारी की वो दिशाएं थी जो आप लोगों के द्वारा तय की गई? 2008 से स्पेशल ओलंपिक्स भारत वर्ल्ड विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में नारकंडा और मनाली में कई प्रतियोगिताएं आयोजित करता आया है और इसी के माध्यम से हम विंटर गेम्स की तैयारी स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की करते हैं। अलग अलग इवेंट्स की तैयारी अलग अलग स्थानों में होती है और उस तैयारी के साथ आज हमारे सभी खिलाड़ी वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार स्पेशल ओलंपिक का दायरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि स्पेशल ओलंपिक जो है, जो समर ओलंपिक होता है, वो अपने देश में भी आयोजित हो? स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल इवेंट बॉची बॉलिंग हमने अभी दिल्ली में कराया था और हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन हम भारत में अवश्य करा सकेंगे और हमको सभी का साथ और सहयोग ऐसे गतिविधियों में प्राप्त हो रहा है। बाकी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मल्लिका नड्डा जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स को लेकर के भारतीय दल की तैयारी जो है वो पूरा पुख्ता है और साथ ही वो इस बात को भी सामने रख रही हैं कि इस बार जो है वो मेडल्स की जो संख्या होगी वो भी कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा सामने होगी। कैमरामैन शिव के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।